हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को एक और स्वागत है हमारे आज पाठशाला के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आपको बकायदा ये सारा कुछ पता है कि हम लोगों के द्वारा जो है वो बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इवन आपके जो छोटे भाई बहन है जो क्लास 11th में है, उनके लिए भी हम लोग फ्री में क्लासेस दे रहे हैं। जी हाँ, ये फ्री क्लासेस आपको मिल रही है। आपको बता दें कि हम लोग क्लास 11वीं तथा 12वीं इन दोनों की कक्षाएं कंप्लीटली फ्री आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप हमारे साथ बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें। और ये पढ़ाई बस यहाँ तक ना रुके, ये पढ़ाई आप आगे भी लेकर के जाएं। इसके लिए हम लोग सीयूईटी की भी तैयारी करा रहे हैं। आपको बता दें कि सीयूईटी आपको उन्नति कोर्स में आपको मिल जाएगा। सीयूईटी का बैच है जहां पर हम लोग बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी भी अभी से आपको करा रहे हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मिले, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बेहतरीन करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्लासेस की तरफ, जो आज आप हमारे साथ इस क्लास में पिछले पीवाईक्यूज को देख रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें ये हमारे द्वारा एक सीरीज शुरू किया गया है। इस सीरीज के तहत हम लोग पीवाईक्यूज डील करेंगे। पीवाईक्यूज का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो पूर्व वर्षों में पूछे गए सवाल हैं, जो पहले पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों के साथ हम लोग आपके साथ बात करेंगे। ये हिस्ट्री का क्लास है। हिस्ट्री में आपको 2026 के जो भी सवाल पूछे गए हैं, हम बता दें आपको, जो आपके से 2026 में जो सवाल पूछे गए थे, आपके पिछले बैच से जो सवाल पूछे गए थे, उनके 100 प्रश्न हम लोग बहुत ही कम समय में देखेंगे। और प्लीज आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठे और आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। एक दो प्रश्न आपके लिए भी छोड़ेंगे ताकि आप अपने घर में बैठ के बनाएं। ठीक है, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखे। आप 100 क्वेश्चन के बाद आप अपना नंबर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे, लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें कि मेरा सर इतना नंबर आया। ईमानदारी पूर्वक, आपको पता है कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक आपको ये कक्षाएं दे रहे हैं। क्लास 12वीं का पीवाईक्यूज है, क्योंकि एग्जाम काफी करीब है, मात्र 6 से 7 महीने आपके एग्जाम को बचे हैं, तो क्यों ना आप तैयारी को बहुत ज्यादा बेहतरीन मोड़ पे लाया जाए। अब आंकने की बारी है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। आपको पता है कि एग्जाम्स में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीछे पूछे गए सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पीछे पूछे गए सवालों का क्लास करेंगे। आप हमारे साथ उसके आंसर बताएंगे। हम लोग बहुत ही कम समय में सारे प्रश्नों को एक बार मिला करके देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं आज से पीवाईक्यू सेशन का। हिस्ट्री का ये पहला पीवाईक्यू 2026 से पूछे गए सवाल। पहला प्रश्न आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला प्रश्न, संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों, गणित व चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब होने लगा? तो देखिए, संस्कृत में रचित थी खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इन सब के जो किताबें हैं उनका अरबी में अनुवाद कब से होने लगा? उनका अरबी में अनुवाद कब से होने लगा? तो उनका अरबी में अनुवाद हमें 8वीं सदी से देखने को मिलता है सर। ठीक है, 8वीं सदी से उनका अरबी में अनुवाद होना शुरू हो गया। पहले ये जो है हमें देखने को मिलते हैं संस्कृत में बनाए गए थे, इनका 8वीं सदी में हमें देखने को मिलता है कि इसका अरबी में अनुवाद हो चुका था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, इब्न बतूता किस शहर का काजी था? याद रखिएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया है। ये वही तुगलक है जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था। दिल्ली से सर दौलताबाद अपना राजधानी का परिवर्तन किया था। तो इब्न बतूता जो भारत आया, जिन्होंने रहला किताब लिखा, वो किसके शासनकाल में, किसके शहर में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। कौन है ये? तो ये हमें देखने को मिलता है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। याद रखिए, कहाँ का काजी था? तो ये दिल्ली का हमें काजी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये हमें दिल्ली का काजी देखने को मिलता है। ये दिल्ली का काजी हुआ करता था। ठीक है, ये दिल्ली का काजी हुआ करता था। अगला सवाल, दारा सिकोह के चिकित्सक कौन थे? देखिए, आपको 5वीं चैप्टर, ठीक है, जो आपका बुक 2 का पहला चैप्टर है, बुक 2 का भाग 2 का पहला जो चैप्टर है, जहां हमें यात्रियों के नजरिए का चैप्टर है, उसी से ये सारे सवाल पूछे गए हैं। दारा सिकोह कि इनके चिकित्सक का नाम कौन था? तो इनके चिकित्सक का नाम था बर्नियर। ठीक है, फ्रांसीसी बर्नियर, ये भी भारत आए हुए हैं।
इन्होंने मुगल इन द ट्रेवल्स एम्पायर करके किताब लिख दिया। ठीक है, तो दारा सिखों के चिकित्सक कौन थे? फ्रांसिस बर्नियर हुआ करते थे। दारा सिखों के चिकित्सक बर्नियर हुआ करते थे। देखिए आपके लिए पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। प्लीज इन सारे पीवाईक्यूज को आप अपने साथ साथ लेके चले, अपनी तैयारी को और ज्यादा सुंदर बनाएं। नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? यह विदेशी यात्री जब भारत आया ना, जब ये भारत आया तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये चौंक गया, क्या देख करके? ये देख करके नारियल, ये देख करके नारियल, ये देख करके पान। ये नारियल इसको मानो लगा, इसको नारियल मानो ऐसा लगा कि कोई मानव का मुख है। इसको पान का पत्ता ऐसा देखकर लगा कि ये वृक्ष तो कोई फल नहीं देती है, बस एक पत्ते के लिए, बस एक पत्ते के लिए यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो देख के दंग रह गया, वो देख के दंग रह गया। और नारियल तथा पान के पत्ते में जानकारी हमें इब्न बतूता के द्वारा देखने को मिलता है सर। ठीक है, इब्न बतूता हमारे राइट आंसर होंगे। 5वां नंबर सवाल, पुरी का जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी थी? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति किससे बनी थी? ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या होगा? लकड़ी से बनी थी। किससे बनी थी? लकड़ी से बनी होती है। किसकी? पुरी में जगन्नाथ मंदिर हमें लकड़ी से देखने को मिलता है। भक्ति व सूफी आंदोलन का ये क्लास, ठीक है, ये क्वेश्चन भक्ति व सूफी आंदोलन से है। निम्नलिखित में से कौन से नयनार संतों तथा भजनों का संग्रह है? नयनार संत का बात कर रहे हैं। अगर अलवार का बात होता सर, अगर अलवार का बात होता तो क्या होता? नलायरा दिव्य परिबंधम। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? नयनार। क्वेश्चन में नयनार है तो क्या होगा? तेवरम हमारा राइट आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? तेवरम। नयनार संतों का जो संग्रह है वो क्या है? वो तेवरम है। याद रखना है, वो तेवरम है। प्लीज ये सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्लीज इसको घर में बैठ के याद रखें ताकि एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएं तो आपसे गलतियां ना हो। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 12वीं सदी में बसवन्ना के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा का उदय कहाँ हुआ? वीर शैव परंपरा का उदय हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो वो कर्नाटक में। ठीक है, वीर शैव परंपरा, इनको क्या कह के पुकारा जाता है? लिंगायत कह के भी पुकारा जाता है। ये शिव के वीर हैं। ये अपने भुजाओं में क्या करते हैं? ये अपने भुजाओं में एक लिंग धारण किया करते हैं। तो ये क्या है? ये कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। वीर शैव की शुरुआत हुई है। तुर्कों के आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? देखिए हर के लिए अलग अलग इस्तेमाल किए गए शब्द है। जो बाहर से आए हुए थे, तो जो तुर्की से आए हुए मुसलमान होते थे उनको तुर्क्स कह के पुकारा जाता था। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर, तुर्क्स। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सुल्तान उल मसाक किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद चिश्ती या अमीर खुसरो? तो क्या होगा हमारा आंसर? सुल्तान उस मयास किससे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। 10वां नंबर प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था। गुरु नानक का जन्म पंजाब में हुआ था। अब देखिए आप इन 10 प्रश्नों पे आइए। आप सच बताइए कि आपके 10 प्रश्न में कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। दस में से आपके कितने सही हो रहे हैं और आपके कितने गलत हो रहे हैं, ये आपको बताना है। अब हम लोग पढ़ते हैं 11वें नंबर की तरफ। अब आते हैं 11वें नंबर की तरफ। आपको 10 में से बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। 11वें नंबर पे आते हैं। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा ग्वालियर टैंक से किसने लगाया था? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अब आ जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में। किसने की थी? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। और इसमें यही बात हो गई कि हमें पाकिस्तान चाहिए और दंगा बढ़ गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन डे किनके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान मांग के लिए सारा कुछ करते हुए हम नजर आते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर पहली महिला अध्यक्ष होती तब एनी बेसेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या है? भारतीय महिला अध्यक्ष क्या होगी? सरोजिनी नायडू।
ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां हुई है पहले जो एग्जाम दिए उनसे, हम इसलिए अभी से रिपीट कर देना, ये सारा गलती नहीं करना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, यही अगर भारत नहीं होता गवर्नर होता तो माउंटबेटन हो जाते, लेकिन यहाँ क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो क्या होंगे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारतीय है, इस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर। 16 नंबर, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव हमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देखने को मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जारी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू हमारे राइट आंसर होंगे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, अब आ जाइए, कब लागू किया गया, कब बनकर तैयार हुआ नहीं है सर, कब लागू किया गया, सीधे आंसर कहीं और नहीं जाना है, क्या होगा, 26 जनवरी 1950। बड़ा इजी सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। गलतियां बताएं, क्या हो जाएगी, गलतियां हो जाएगी हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दी से जल्दीबाजी आ जाएगी कि यार ये तो आता है, गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद हमें आंसर देना है। अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन थे, कानून मंत्री हमें कौन देखने को मिलते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे, कानून मंत्री थे। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। पृथक निर्वाचन मांगे संविधान सभा में दौरान किसने कहा था, संविधान सभा के दौरान पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन क्या होता है, पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए 1909 में अलग से इलेक्शन की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो उसमें बहस के दौरान कौन कहे थे, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए हैं। यह कथन किसने कहा, यह कथन वल्लभ भाई पटेल ने कहा, ये कथन वल्लभ भाई पटेल ने कहा। क्वेश्चन कहां से है सर, क्वेश्चन भाग 3 से है, भाग 3 से है, संविधान वाला जो आखिरी चैप्टर है वहां से है। 1857 के विद्रोह के समय में अवध में डंका शाह के नाम से कौन जाने जाते थे, तो डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह जाने जाते थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह डंका शाह के नाम से जाने जाते थे, क्यों, क्योंकि इनके आगे लोग डंका बजाते जाते थे और पीछे भी लोग डंका बजाते जाते थे, इस कारण से इन्हें मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो डंका शाह को कहा जाता था। 22वां नंबर, किस गवर्नर जनरल ने इनफिल्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया जो सिपाही विद्रोह का कारण बना। अब ध्यान रखना है, 1857 1857 के विद्रोह के दौरान कैनिंग यहाँ के गवर्नर थे, लेकिन सवाल क्या है, सवाल है इनफील्ड राइफल का प्रयोग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है, तो क्या होगा हमारा आंसर, हार्डिंग। हमारा आंसर होगा हार्डिंग। हार्डिंग थे जब इनफील्ड राइफल की बात आई थी, और आपको पता होगा यही इनफील्ड राइफल तत्कालीन कारण बना लड़ाई का, विद्रोह का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हार्डिंग। पूछा जाता 1857 के दौरान गवर्नर जनरल कौन है, तब कैनिंग होते, ठीक है, लेकिन सवाल थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा घुमा हुआ था। कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो कानपुर में विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया था, ठीक है, कैंपबेल ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, पामस्टन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ए नंबर हमारा क्या होगा, हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा। कितना सुंदर सीरीज है ना। अगर अब नहीं पढ़ोगे, अगर अब इस ऐसे वीडियोस को नहीं देखोगे जो तुम्हारे जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तब बहुत मुश्किल है, तब दुनिया बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, सच बता रहे हैं। प्लीज इन सारे वीडियोस को अपने जहन में उतार लो, अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यही जिंदगी को बेहतर बनाएगा। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर के जमींदार थे, और इन्होंने 1857 में बिहार से नेतृत्व किया था। जगदीशपुर आरा के कुंवर सिंह, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमेशा ये कथन कहते हैं। ये कथन किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये कथन हमें देखने को मिलता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, फोर्ट विलियम कहां पर है, तो वो कोलकाता में हमें देखने को मिलता है। फोर्ट विलियम कहां पर है, कोलकाता में, ठीक है, फोर्ट विलियम कहां पर है, कोलकाता में। याद रखना है, इसी के समय क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है प्लासी की, फोर्ट विलियम के कारण आ जाते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस के निर्माण की स्थापत्य शैली कैसी थी, स्थापत्य शैली नवगोथिक थी, नवगोथिक थी।
इंडो सराइनिक भी आंसर हो सकता था, लेकिन बिहार बोर्ड क्या लेता है, नवगोथिक। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया, 1869 में। आने जाने में यूरोप से एशिया क्या हो गई, आसान हो गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 जनवरी 1915 में लौटे थे। एनआरआई डे भी मनाते हैं हम लोग, याद रखना है, एनआरआई डे भी मनाते हैं। कब, डेट बता देना जरा सा कमेंट सेक्शन में। भोपाल की किस बेगम ने सांची के एक संग्रहालय व अतिथिशाला बनाने का लिए अनुदान दिया। मतलब यह है कि सांची के स्तूप को ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन बेगम थी जिन्होंने वहां पर अतिथिशाला बना दिया कि आप सांची को लेके मत जाइए, अगर आपको रिसर्च करना है तो आप यहीं बैठ के करिए। किनके द्वारा किया गया है, सुल्तान जहां बेगम के द्वारा किया गया था, सुल्तान जहां बेगम के द्वारा किया गया था। सुकरात कहाँ के चिंतक थे, सुकरात यूनान के थे। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया सवाल, ये तो था ही नहीं, था कहां पर है हमारा क्वेश्चन, भाग 1 का चैप्टर 4 में, विचारक, विश्वास व इमारतें। सुकरात कहाँ के चिंतक हैं, तो यूनान के हैं। स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। याद रखना है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। चैप्टर 4 का ये सवाल। बौद्ध मतों के रहने वालों के लिए जो भिक्षु हुआ करते थे, उनके नियमों का कानून, उनके कानून जो है वो किस किताब में दिए गए हैं, वो हमें विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। 3 पिटक है, याद रखना है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और भिक्षु के नियम कानून कहां पर दिए गए हैं, वो विनय पिटक में दिए गए हैं। हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। 35 नंबर, बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया, बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला उपदेश कहां दिया था सर, सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया था। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन है, तो वो हमें कौन देखने को मिलते हैं, महावीर। पारसनाथ क्या है सर, 23वें हैं। ऋषभ देव क्या है सर, प्रथम है। पूछा क्या जा रहा है, 24वें तीर्थंकर, हमारा क्या होंगे, महावीर हमारे राइट आंसर होंगे। याद रखना है महावीर, ठीक है। थेरी गाथा किस पिटक का है, थेरी गाथा जो है वो सूत पिटक का है। ये भी बौद्ध धर्म से सवाल है, हमारा ध्यान रखना है, ये भी बौद्ध धर्म से सवाल है। 1854 में सांची पर भिलसा टॉप्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो भिलसा टॉप्स जो पुस्तक है वो कनिंघम के द्वारा लिखी गई है 1854 में। याद रखना है, कनिंघम के द्वारा सांची स्तूप के ऊपर एक किताब लिखा गया है, ठीक है, कनिंघम जी के द्वारा। 5वीं सदी में देवगढ़ का जो मंदिर है उत्तर प्रदेश में, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये देवगढ़ का मंदिर किस भगवान को समर्पित किया गया है, तो ये कृष्ण को, ये विष्णु को समर्पित है। याद रखना है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विष्णु पूजा बहुत ज्यादा की जा रही थी, और देवगढ़ का जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है, वो विष्णु जी को समर्पित है। अल बरूनी के किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत समाज के बारे में जानकारी दिया। ये किस भाषा में अपनी किताब को लिख रहे हैं सर, तो अरबी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। ये किस भाषा में लिख रहे हैं, ये अरबी भाषा में। अल बरूनी ने किताब उल हिंद भाषा जो किताब जो है वो किस भाषा में लिखी, वो अरबी भाषा में लिखी है। अल बरूनी जी के द्वारा अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की गई थी। राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहां मुलाकात की, राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में, जब लखनऊ समझौता हो रहा था, कब सर, 1916 में मुलाकात करते हैं, और फरवरी 1917 में गांधी जी जाते हैं चंपारण। तो मुलाकात लखनऊ में हुई थी, याद रखना है। चौरी चौरा हत्याकांड, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा हत्याकांड जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। ये चौरी चौरा हत्याकांड कब घटना घटी, ये कब लगाई गई आगे, कितने तारीख को हुई थी ये घटना, तो याद रखना है 5 फरवरी 1922। कोई किताब में 4 फरवरी भी है, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड ने आंसर क्या लिया है, 5 फरवरी 1922। ये सेशन इसलिए जरूरी है सर, ये सेशन इसलिए जरूरी है ताकि अपने आप को सही ढंग से देख लो। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान किसने चलाया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध काला कानून बता करके गांधी जी ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। इसी के कारण क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। आ जाते हैं, तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया,
मैक्सिमम बच्चा इस क्लास का इसमें आंसर गलत देके आए थे। मैक्सिमम जब ये सवाल पूछा गया था, आंसर क्या होता? आंसर होगा कमाल अतातुर्क। सब बोल दिए अंग्रेज, ना ना ना, कमाल अतातुर्क। ठीक है, ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। गांधी जी के अमेरिका जीवनी के लेखक कौन है? भैया इसलिए तो सीरीज लाए हैं, पढ़ लो जाके एनसीईआरटी पूरा, कंफ्यूज हो जाओगे कहां पे क्या लिखा हुआ है। अब जब ये पीवाईक्यूज देखोगे ना, तैयारी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। ये हिस्ट्री का ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका तुमको मिलेगा पीवाईक्यू। अब भी से मिलेगा, वो लास्ट में आकर के नहीं करेंगे, अब भी से करेंगे ताकि तैयारी और ज्यादा बेहतर हो। तो गांधी जी ने के अमेरिका जीवनी के लेखक कौन है? तो लुई फीसर हैं, याद रखना है। लुई फीसर अमेरिका जीवनी के लेखक हमें देखने को मिलते हैं। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कहां हुई थी? 1929 में लाहौर में हुआ था। यही तो जवाहरलाल नेहरू निकल जाते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग लेकर के रावी नदी के किनारे झंडा फहराते हैं। 31 दिसंबर, याद रखना है। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 24 दिन, 6 अप्रैल पहुंच गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिए हैं सर, याद रखिएगा। कांग्रेस नॉट पार्टिसिपेटेड, भाग ही नहीं लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ है। कब हुआ है? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किया था, गांधी जी ने। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होंगे? गांधी जी। 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल की सत्ता आई? 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस की जीत हुई थी। 8 प्रांतों में, याद रखना है, 8 प्रांतों में। ठीक है, 1937 के इलेक्शन में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अमेरिकी समाचार पत्र टाइम्स में किसका मजाक उड़ाते हुए उन्हें तकवे जैसी गरीबी तथा मकड़ी जैसे पैर कहा था? मजाक तो काफी ज्यादा उड़ाया गया था, लेकिन आज सारे देशों में उनकी पूजा की जाती है, उनके प्रतिमा रखी जाती है, उनके सामने आज भी जाकर के लोग सर झुकाते हैं। लेकिन एक समय था कि उनका भी मजाक बनाया गया था। कौन थे वो थे हमारे गांधी जी। लेकिन आज जब कभी भी 2 अक्टूबर आता है तो हर बच्चा कह रहा होता है कि आज स्कूल छुट्टी है। हाँ, आज जो है जा रही है, जाकर के गांधी जी के बारे में 2 शब्द कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया, उनके भी मजाक बनाए गए थे। आज आपका भी मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन आपको समाज में बहुत बढ़िया करके दिखाना है। गांधी जी क्या कर रहे हैं, उनका ही मजाक बनाया गया था, याद रखना है। 50 नंबर तक के सवाल में आपसे कितना सही कितना गलती हुआ है, प्लीज आप एक बार बता दें कि हाँ सर हमसे इतना सही या इतना गलती हुआ है। 51वें नंबर सवाल पे आते हैं। 51 नंबर सवाल, तमिल संगम साहित्य में अधिमय किसे कहा गया है? अधिमय जो है वो दासों को कहा गया है। अधिमय दासों को कहकर पुकारा गया था। वान भट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा है? हर्षचरित्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। वान भट्ट कौन है, याद रखना है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, एनसीईआरटी में दिया गया, उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। अशोक के अभिलेख में मुख्यतः किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मणी व खरोष्ठी लिपि का। तो यहाँ पर ज्यादातर कौन भाषा है? तो ब्राह्मणी भाषा में देखने को मिलता है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हमें देखने को मिलता है गांधार। ठीक है, गांधार, ध्यान रखना, गांधार। रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तुओं की भारी मांग थी? मसाले की, जी हाँ। कपड़े की, जी हाँ। जड़ी बूटियों की, जी हाँ। इनमें से सभी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर? डी नंबर। रोमन साम्राज्य इन सारी चीजों को मंगवाया करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इन्होंने बताया था कि जब कभी भी समाज के उस वर्ण के भी नीचे आने वाले लोग, जिन्हें हम लोग चंडाल कह के पुकारते थे, वो जब कभी भी आते थे गांव तो अपने साथ लकड़ी से एक वाद्य बजाते हुए आते थे, ताकि जिनको भी इसकी ध्वनि सुनाई देती थी वो अपने घर के अंदर घुस जाते थे। तो वही है ह्वेनसांग, याद करना है। चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक पढ़ने देखने को मिलते हैं, हम लोगों ने किया है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी। कहां पर है सर? पहला ही नंबर पे है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति, याद रखना है। महिलाओं और पुरुष को कितने तरीकों से धन संपत्ति अर्जित करने की बात की गई है मनुस्मृति में?
सातवाहन किस वर्ण के थे? सातवाहन खुद को ब्राह्मण वर्ण के बताया करते थे। आना है, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी किस महाभारत के किस पर्व में मिलती है? महाभारत में कितने पर्व हैं टोटल? 18 पर्व हैं। किस पर्व में मिलती है? तो प्रथम पर्व जिसका नाम क्या है? आदि पर्व। आदि पर्व में इसकी जानकारी हमें मिलती है। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी हमें आदि पर्व में मिलती है। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? एस आर राव के द्वारा लोथल की उत्खनन का बात किया गया था। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहां पर स्थित है? तो लोथल तट के क्षेत्र कहां पर है सर? गुजरात में। गुजरात में। ये तो बड़ा इजी सवाल था। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? वहां पे मोहरे मिल रही है, जी हाँ मोहरे मिल रही है। वहां बाट मिल रही है, जी हाँ बाट मिल रही है। पकी हुई ईंटें मिल रहे हैं, हाँ पकी हुई ईंटें। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। प्राचीन वनस्पतियों के अवशेष के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो वनस्पति का अध्ययन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी कितना बढ़िया है। जो जीव जंतु को कहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राणी, पूरा प्राणी विज्ञानी। यहाँ क्या है? वनस्पति। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूरा वनस्पति शास्त्री। ये सब चैप्टर 1 का ही सवाल था। मेसोपोटामिया के लेखकों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश मेलुहा को कहा गया। मेलुहा मतलब क्या? हड़प्पा। मेसोपोटामिया में मेलुहा हड़प्पा को कहा गया। हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय में जुड़े हुए थे। तो यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि किया करते थे। तभी तो नगरीय सभ्यता थी सर, तभी तो नगरीय सभ्यता थी। ये क्या थे? मुख्यतः कृषि किया करते थे। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ये हमें पाकिस्तान, आज वर्तमान समय पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है, याद रखना है, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। अगर भारत में सबसे बड़ा पूछेगा तो राखीगढ़ी होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो। तो हमारा आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। 2 राजधानी थी ना, याद रखना है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। क्यों सर? क्योंकि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता विकसित रही और उसके बाद सभ्यता का पतन होना शुरू हुआ। और लोहा का खोज कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में सर, 1000 ईसा पूर्व में। इस कारण से ये लोग लोहे के चीजों से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध महान स्नानागार कहां पर मिला है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां थी, हम लोगों ने शॉर्ट्स में क्लास में किया है, याद होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट्स ही हमारे चैनल का देख रहे हैं ना, चैप्टर 1 से रिलेटेड, उनका भी इतना सारा सवाल बन चुका है, उनसे भी ये गलतियां नहीं हुई है। आते हैं 72 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हमें क्या देखने को मिलता है? वो हड़प्पा है, तभी तो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किसे माना जाता है? बंदरगाह मतलब जहां पर तटीय क्षेत्र है। कौन सा है सर? तो लोथल है। बड़ा इजी सवाल था, कैसे ही लोग गलती कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार से थी? अभी तक पढ़ा नहीं गया लिपि, अभी तक अपतित है। ये लिपि अभी तक नहीं पढ़ा गया है सर, अभी तक अपतित है। हड़प्पा सभ्यता का काल समानता माना जाता है। कब से कब तक? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का हमें देखने को मिलता है कितना से कितना? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व यहाँ का समय काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार के नगरों में रहते थे? वो नियोजित नगरों में रहते थे। गुफाओं में, अस्थाई में नहीं, पर्वतीय क्षेत्र में नियोजित नगर था, तो नियोजित नगरों में रहा करते थे। कितना इजी ऑप्शन दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए बड़े भवन को क्या कहा जाता था? अन्नगार कहा जाता था। बड़े भवन को क्या कह रहे हैं? अन्नगार। आपदा के समय में यहीं से खाना निकाल के दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था काफी अव्यवस्थित ना सर, अत्यंत विकसित थी, अत्यंत विकसित थी। ठीक है, याद रखना, ग्रीक पैटर्न पे था, 90 डिग्री पे काला करता था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल कौन से हैं? गेहूं और जौ। इनके प्रमुख फसल क्या है? गेहूं व जौ। चाय कहां से आ जाएगा सर? कॉफी कहां से आएगा? गन्ना कहां से आएगा? गेहूं और जौ होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा से। ठीक है, घोड़ा से अपरिचित थे। इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था?
भाग 3 का सवाल है सर, भाग 3 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, किसने किया स्थायी बंदोबस्त लागू? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कब सर? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। सूर्यास्त कानून से सबसे अधिक परेशान कौन थे? जमींदार थे। क्या था सूर्यास्त कानून? कि अगर सूर्यास्त हो गया और जमींदार अगर कर ला के देंगे तो अंग्रेजी अधिकारी उस कर को नहीं मानेंगे, आपके जो जो आपका जमीन है उसका फिर भी नीलामी होगा। तो अधिक कौन थे परेशान? जमींदार हुआ करते थे। 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? जमींदारों के अभिलेखाकार तथा जिलों में स्थायी अभिलेखों की जांच हुई। जी हाँ। परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन, ये भी बात सही है। कंपनी के कुशासन का वर्णन किया गया। जी हाँ। और इनमें से सभी, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। बुकानन जो है वो राजभर के पहाड़ियों में कब आया? तो 1810 से 11 के बीच में। बुकानन 1810 से 11 के बीच में हमें देखने को मिलता है कि वो आता हुआ नजर आया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए किसका इस्तेमाल किया करते थे? तो पहाड़िया लोग जो है वो लोग कुदाल का इस्तेमाल किया करते थे। जो पहाड़िया लोग हुआ करते थे वो लोग कुदाल का इस्तेमाल किया करते थे, वो हल का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। संताल विद्रोह के नेता कौन है? सिधो और कानू हमें देखने को मिलते हैं। संताल विद्रोह के नेता हुआ करते थे सिधो और कानू। डेविड रिकार्डो कौन था? यही डेविड रिकार्डो है जिन्होंने भूमि के ऊपर कर के ऊपर बात किया था। ये कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, बहुत महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने पहली बार इस बात के ऊपर बात किया कि हमारे अंग्रेजों के द्वारा जो कर व्यवस्था है वो खराब है, उसे सुधार करने की जरूरत है। वो हमें डेविड रिकार्डो के द्वारा दिखा गया है और इसी को हम लोग रिकार्डियन थ्योरी भी कहकर पुकारते हैं। दक्कन दंगा कहां पर शुरू हुआ है? तो दक्कन दंगा का जो शुरुआत है वो पूना में देखने को मिलता है। पूना के सूपा गांव में हमें देखने को मिलता है। पूना के सूपा गांव में हमें देखने को मिलता है दक्कन दंगा का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो दक्कन दंगा जो है वो पूना में हमें देखने को मिलता है। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में कब एक नेता घोषित किया गया? तो ध्यान रखना है 10 मई को तो ये लोग मेरठ से निकले थे, लेकिन 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे थे और 11 मई को इनको जो है बहादुर शाह जफर को जो है वो घोषित किया गया है दिल्ली, मतलब 1857 के विद्रोह का नेता। अवध में सहायक संधि कब लाई गई? सहायक संधि के बारे में बता दें, वेलेस्ली आपको देखने को मिलेंगे। 1798 से 1805 उनका शासनकाल रहा है वेलेस्ली का। और सहायक संधि जो है वो अवध के ऊपर 1801 ईस्वी में थोपी गई थी। 1801 ईस्वी में अवध के ऊपर सहायक संधि थोपी गई थी, ध्यान रखना है। जिस्म ए कामिल क्या थी? जिस्म ए कामिल नगदी फसल है। ये अकबर का हमें देखने को मिलता है कि कर लेने की एक व्यवस्था थी। जिस्म ए कामिल नगदी फसल है। अकबर ने क्या किया? अकबर ने यहाँ पर ऐसे फसल का चयन किया जिनसे लोग, किसान क्या कर सकते हैं? ज्यादा मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। जैसे जिसने काबिल में नगदी फसल जैसे कि गन्ना, अब ऐसे फसलों का इस्तेमाल किया जा रहा था या कृषि की जा रही थी जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका उत्थान हो सके, ना कि वो खा सके, वो बस बाहर में जाके बेच सके। तो जिसने काबिल नगदी फसल हमें देखने को मिलता है। बंगाल में चावल की कितने किस्में देखने को मिलते हैं? तो ध्यान रखना है 39 और 43 दोनों हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? 39 फसल बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल के हुआ करते थे। उस भूमि को क्या कहा जाता है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपने खोई ताकत को वापस ला सके? पोलत जो है वहां पर हमेशा खेती होती रहती है, लेकिन परौती को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें फिर से उर्वरकता आ सके और फिर से खेती हो सके। तो क्या होगा हमारा आंसर? परौती हमारा राइट आंसर होगा। आईने अकबरी के लेखक किस वर्ष पूरा किया गया है? आईने अकबरी, जिसको अबू फजल के द्वारा लिखा गया था, 1598 में पूरा पूरी बन के तैयार हुआ, लेकिन फिर 1605 ईस्वी में औरंगजेब की चले जाते हैं और जहांगीर गद्दी पे आ जाते हैं 1605 में। तो ध्यान रखना है आईने अकबरी, जिसमें अकबर की जीवनी के बारे में अबू फजल लिखते हैं, लेकिन 1598 तक ये पूरी तरह से बन के तैयार होता है, अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। अब 1556 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किनको हराया? बड़ा इजी सवाल है, इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश खत्म हुआ था और फिर यहाँ पर मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। बाबरनामा किसकी रचना है? बाबरनामा जो है खुद बाबर के द्वारा लिखा गया किताब है। तो ध्यान रखना है बाबरनामा बाबर के द्वारा खुद स्वयं आत्मकथा लिखे गए हैं उनके द्वारा। बाबरनामा किसने लिखा? अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया, बाबरनामा आईने अकबरी का पार्ट है। किनके द्वारा लिखा गया है? अबू फजल के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा ने किसको हराया था? मराठा में किससे हार गए थे? मराठा जो है वो
अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, ध्यान रखना 1761, अहमद शाह अब्दाली। रहत का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपने आत्मकथा में किया है? तो रहत का जो जिक्र है जिसमें बताया गया है क्या कि एक एक कुआं के पीछे एक चक्की लगा होता है जिससे लोग रस्सी से पानी खींचा करते हैं। आज भी हमें गांव में देखने को मिलता है कि एक कुआं है, उसके बीच में एक चक्की लगा हुआ है, उसी से रस्सी से जो लोग बाल्टी से पानी खींचा करते हैं। उस रहत का जिक्र हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो बाबर के द्वारा देखने को मिलता है, बाबर ने इसका जिक्र किया था। 100वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं। आईने अकबरी के किस भाग में दफ्तर उत्तर भारत में कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व अत्यंत जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो वो हमें देखने को मिलता है किसमें? मुल्क आबादी में। ध्यान रखना, वो हमें देखने को मिलता है मुल्क आबादी में। तो ये था हमारा PYQ 2026 का। ऐसे ही आपको जितने भी 100 में से सही आंसर हुए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे कितना आंसर सही हुआ है और कितना आंसर गलत हुआ है इन 100 में। और बाकी आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के भी PYQs क्लास 12 के सीरीज शुरू कर दिया गया। प्लीज आप इन सारे सीरीज को जरूर देखें और प्लीज आप 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये जरूर बताएं कि हाँ मेरा इतना नंबर सही हुआ है, इतना नंबर गलत हुआ है। बाकी हमारे लाइव क्लासेस का जुड़े रहे, आपको पता है कि कब कब शेड्यूल किया गया है क्लास, वो भी जाकर के देखें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस के साथ। 2025 के सेट के साथ हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।